जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम ज्योग्राफी की रिवीजन करने वाले हैं। आपका सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है। दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट के अंदर, कम टाइम के अंदर चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फोकस रहेगा उन चीज़ों के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो भी सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वीडियो शेयर उनके साथ में ज़रूर कर देना। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, उनकी आपको मदद करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ज़्यादा टाइम मैं आपका वीडियो में वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा फोकस रहेगा कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल किया जा सके। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे, और जब भारत की बात करते हैं तो बात की जाती है एग्रीकल्चर की, क्योंकि भारत हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। और जब एग्रीकल्चर की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की टाइप्स कौन सी हैं, यानी किस तरह की फार्मिंग भारत के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अभी मुझे बताइए, यहां पर जो आपका वर्ड है सबसिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारे लायक, यानी यहां पर जो फार्मिंग की जाती है उसका मेन उद्देश्य क्या है? अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स की पूर्ति करना, यानी यहां पर गुजारा करना इस फार्मिंग का मेन मोटिव रहता है। अभी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले यहां पर जो आपका लैंड होता है काफी ज्यादा छोटा होगा। यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता। ध्यान में रखना, यहां पर जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की वो बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज हमारे किसानों के द्वारा, हमारे फार्मर्स के द्वारा नहीं किया जाता। तो यहां पर फार्मर करते क्या है? फार्मर यहां पर खेती करते हैं अपने लैंड के ऊपर। अब जब उसके ऊपर खेती कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे? जब फसल कट जाएगी ना, तो यहां पर उसे बर्न कर देंगे। उतना पैच जहां पर फार्मिंग की जा चुकी है उसे क्लियर कर दिया जाएगा, और फिर दूसरे लैंड के ऊपर दोबारा से फसल ग्रो करेंगे। इतने टाइम में जो पहले वाला लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, नेचुरली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ध्यान में रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? यहां पर उन्होंने लैंड के एक पैच के ऊपर अपनी क्रॉप को ग्रो किया। जब उसे ग्रो कर लिया, उसे कट कर दिया, उसके बाद में उन्होंने क्या करना है? वहां पर उतने पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देना है, बर्न कर देना है। फिर वो दूसरे लैंड के ऊपर चले जाएंगे, उसके ऊपर खेती करेंगे। यहां पर जो पिछले वाला लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है ऑटोमेटिकली नेचुरली वापस आनी शुरू हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखना, जो आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, यहां पर लैंड प्रोडक्टिविटी आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। यहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है, और यहां पर जो आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसे ही हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अभी ये जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसके अलग अलग नाम होते हैं जिनके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लडान कौन सी कंट्री के अंदर कहते हैं? तो मलेशिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लडान कहा जाता है। अगर हम बात करें टोंगिया, तो टोंगिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर। इसके बाद में बात आएगी श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर इसे कहा जाता है छीना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लडांग कहते हैं मलेशिया के अंदर, टोंग्या कहते हैं बर्मा के अंदर, श्रीलंका के अंदर इसे कहा जाता है चीना। इसके अलावा ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर इसे कहते हैं झूम कल्टीवेशन। भारत के अलग अलग राज्यों में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है आपका झारखंड का। झारखंड के अंदर इसे कहा जाता है कुरुवा। ध्यान में रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड राज्य के अंदर क्या कहते हैं? कुरुवा कहते हैं। और वेस्टर्न घाट्स के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है कुमारी। ये भी प्रश्न आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा बन सकता है कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कुमारी। सिंपल चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान के अंदर इसे कहते हैं वॉलरे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां पर इसे कहा जाता है बिवार या फिर धैया। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर इसे कहते हैं पोडू या फिर पेंडा। देखिए प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है झारखंड का। झारखंड के अंदर इसे क्या कहा जाता है? कुरुवा कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर झूम कल्टीवेशन कहते हैं और वेस्टर्न घाट्स के अंदर कुमारी कहते हैं। कम से कम ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी आपको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पता चल गया, उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं उसके बारे में पता चल गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में पता चल गया। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पर आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अभी एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज पूछी जाएगी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर देखने को मिलेगी। ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ऐसे एरियाज के अंदर की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज के अंदर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है। दूसरी चीज़, जब हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की थी तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर बायोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा पूछा जाएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर फार्मर के पास में लैंड छोटा होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है? तो ध्यान में रखना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के केस में फार्मर के पास में लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। इसके चलते छोटे से लैंड के ऊपर फार्मर एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के केस में मल्टीपल क्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि क्या इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हमारा जो फार्मर है एक ही लैंड के ऊपर 2-3 क्रॉप्स को ग्रो करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर के पास में लैंड चाहे छोटा है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, जिसके चलते एक ही साल में एक ही लैंड के ऊपर वो 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो करता है। इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इरिगेशन बायोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हाई पॉपुलेशन एरियाज के अंदर इस तरह की फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी और इसे हम क्या कहते हैं? लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सीडीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। देखिए, जो भी बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं सीडीएस का, उनके बीच में एक चीज़ कॉमन ज़रूर रहती है कि वो एक अच्छी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं जिसके अंदर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी हों और वहाँ पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से उन्हें गलतियों का भी पता चल जाए और उनकी इंप्रूवमेंट भी हो सके। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी।
एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, करंट अफेयर्स, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी जो भी चीज़ें सीडीएस क्लियर करने के लिए एक एस्पिरेंट को चाहिए रहती हैं वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। यहां पर आप कूपन कोड यूज कर लेना 50 पर, आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमने CDS 2022 OTA और IMA का बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी सितंबर तक रहने वाली है। अभी इसका फायदा क्या होगा, देखिए, अगर आपने अप्रैल वाले एग्जाम के लिए अभी तक टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं किया है तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आपने आने वाले दिनों के अंदर किसी सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, मान लीजिए साइंस की रिवीजन करनी है, तो साइंस के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं या किसी मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से कवर करने हैं, तो इसके अंदर करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। यानी ये जो आपका OTA और IMA का बैच है, इसके अंदर आने वाले CDS की प्रेपरेशन तो आप कर ही सकते हैं, साथ में जो आपका CDS सितंबर में होगा, अप्रैल वाले एग्जाम के बाद जो सितंबर में होगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी बैच से। इसके अलावा आपका अगस्त के अंदर CAPF का एग्जाम होगा, जिसकी नोटिफिकेशन अप्रैल के मंथ में निकलेगी, उसका भी सिलेबस इसी बैच के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। तो देरी मत करना, इन बैचेस के ऊपर 500 एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। यहां पर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा 500। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपकी क्रॉप्स होंगी ना, इन्हें ग्रो किया जाता है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। और यहाँ पर जो आपका लैंड होता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपकी मशीन्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और कोई क्रॉप आपकी किसी एक एरिया के लिए कमर्शियल क्रॉप हो सकती है, लेकिन दूसरे एरिया के लिए शायद वो कमर्शियल क्रॉप ना हो। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो कमर्शियलाइजेशन है एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में वेरी भी करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है, लार्ज एरिया होगा और यहाँ पर लार्ज एरिया के ऊपर सिर्फ एक ही तरह की क्रॉप को उगाया जाएगा। यानी जब आपकी एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया के ऊपर ग्रो किया जाता है उसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़ा लैंड है, आपने उसके ऊपर सिर्फ कॉटन की खेती कर दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहेंगे। यानी एक्चुअल में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की ही एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के केस में भी आपको बहुत बड़ा लैंड देखने को मिलता है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के केस में भी एक लैंड आपका बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है। यहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के केस में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपके मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो यहां पर काम करते हैं। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के केस में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स आपकी निकल के आएंगी उनसे मुनाफा भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे 3 तरह की क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले आपकी आती है राबी क्रॉप, देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी खारीफ क्रॉप, देन यहाँ पर हम बात करेंगे जायद क्रॉप के बारे में। अगर हम राबी क्रॉप की बात करें, इसे हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें बोया जाता है कौन से मंथ में, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में। और यहाँ पर इसे काटा कब जाता है, इसकी कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून के बीच में। अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप के बारे में, इसे रेनी सीजन की क्रॉप भी कहते हैं। इसे बोया कब जाता है, जब आपके मॉनसून की शुरुआत होती है ना, जून जुलाई के अंदर, तब इसे बोया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स की कटाई कब होती है, इसकी कटाई होती है
सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हम जायद क्रॉप्स की बात करें तो ये जो आपका क्रॉपिंग सीजन होता है ना, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जायद क्रॉप्स हैं ये आपको देखने को मिलेगी गर्मियों वाले महीनों के बीच में। यानी यहाँ पर इन्हें बोया कब जाता है? बोया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ में। और यहाँ पर इनकी कटाई कब होती है? कटाई हो जाती है इनकी जून जुलाई के मंथ में। यानी कि जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब जायद क्रॉप्स को यहाँ पर बोया जाता है और इनकी कटाई हो जाती है जून जुलाई के मंथ में। अभी अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? आपका जो वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीस है, ग्राम है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि रबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या है, खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या है। इतना आपको पता चल गया। रबी क्रॉप्स आपकी विंटर की क्रॉप्स है, विंटर के सीजन के अंदर इन्हें बोया जाता है। खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे तो ये रेनी सीजन की क्रॉप्स है, जब आपका मॉनसून आएगा तब इन्हें बोया जाएगा। अगर जायद क्रॉप्स की बात करेंगे तो ये आपके शॉर्ट समर सीजन के बीच में बोई भी जाती है और काटी भी जाती है। यानी जब आपके समर सीजन की शुरुआत होगी मार्च के पास में तब इन्हें बोया जाएगा और जब आपका मॉनसून आता है तब इन्हें काट लिया जाएगा। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी वीट। यहाँ पर जो आपका बार्ले है ये भी रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। देन जो आपका मस्टर्ड है ये भी इसी का एग्जाम्पल है। देन आपके पीस हो गए, ग्राम हो गए, ये भी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अभी अगर हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी? देखिए जो आपका कॉटन है, जो आपका जूट है, जो आपके चावल है, या फिर इसके अलावा हम ज्वार की बात कर लें, हम बाजरा की बात कर लें, हम मिलेट्स की बात कर लें, या फिर जो आपके ग्राउंडनट है, या फिर सोयाबीन है, या उड़द है, मूंग है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि कॉटन आपकी खरीफ क्रॉप है या नहीं, जूट आपकी खरीफ क्रॉप है या नहीं, सोयाबीन ग्राउंडनट आपकी खरीफ क्रॉप्स है या नहीं। देखिए ज़्यादातर क्रॉप्स आपकी खरीफ ही होती है। बस आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए रबी क्रॉप्स आपकी कौन सी हैं। रबी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट कौन सी है? वीट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, पीस है, ग्राम है। उसके अलावा अगर हम राइस की बात करें, मेज़ की बात करें, मिलेट्स की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट की बात करें, सोयाबीन की बात करें, ये सभी आपकी क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। ध्यान में रखना, क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम जायद क्रॉप की बात करते हैं तो जायद क्रॉप की एग्जाम्पल आपकी क्या हो जाएगी? जो आपके वाटरमेलन है, या फिर मस्क मेलन है, या कुकम्बर है, ये आपकी एग्जाम्पल होती है जायद क्रॉप की। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, कोई मुश्किल की बात नहीं है। जायद क्रॉप के अंदर आपका जो शॉर्ट समर सीजन रहता है, क्लियर हो गया। मार्च अप्रैल के मंथ में बोया जाता है यहाँ पर इन क्रॉप्स को और इनकी कटाई हो जाती है जून तक, मई जून जुलाई तक इनकी कटाई हो चुकी होती है। और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर। खरीफ क्रॉप्स आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं। ध्यान में रखना, उन्हें बोया जाता है मॉनसून की शुरुआत में, यानी जून जुलाई में। एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं इन क्रॉप्स में से जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में चावल की जो क्रॉप है, राइस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की। अभी मुझे बताइए चावल जो है आपकी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? ध्यान में रखना, चावल जो है आपकी एक खरीफ क्रॉप है। दूसरी चीज़, चावल की खेती के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है ये आपको पता होना चाहिए। चावल की खेती के लिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर चाहिए। इससे कम का टेम्परेचर चावल की खेती के लिए नहीं चाहिए रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है कितनी चाहिए होगी? 100 सेंटीमीटर के करीब। ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको
हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता रहती है। जहां पर भी चावल की खेती की जाएगी वहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो आपका हाई ह्यूमिडिटी वाला रीजन होगा और वहां पर जो आपकी रेनफॉल होती है अराउंड 100 सेंटीमीटर के आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा चावल है, जो हमारा राइस है, इसे कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है भारत में। देखिए, सबसे पहले जो हमारे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, वेस्टर्न यूपी की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए। जो हमारे डेल्टा वाले रीजन्स हैं, जहाँ पर डेल्टा बनता है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी जो प्लेन्स हैं ना, वहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं वीट के बारे में, गेहूं के बारे में। सबसे पहले मुझे बताइए जो वीट है, क्या ये हमारी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? तो आप कहेंगे वीट हमारी क्या है, रबी क्रॉप है। और रबी क्रॉप्स हमारी कौन सी होती हैं? विंटर सीजन वाली क्रॉप्स होती हैं, यानी जिन्हें विंटर सीजन में बोया जाता है और जिनकी कटाई कब होती है? अप्रैल मंथ के पास में जिनकी कटाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप कहते हैं। अभी देखिए, अगर हम बात करें वीट के बारे में, तो जब वीट की कटाई होती है ना, तब हमें ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि जो हमारी बैसाखी है वो 13 अप्रैल को आती है और वीट की कटाई जो है अप्रैल के मंथ में होती है। तो जब इसकी कटाई होती है उस वक्त अप्रैल का मंथ चल रहा है, यानी उस वक्त आपको सनशाइन आसानी से मिल जाएगी। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीट की कटाई के लिए ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये आपकी रबी क्रॉप है, यानी इसे विंटर के सीजन में बोया जाएगा। इसका मतलब वीट का जो ग्रोइंग सीजन होता है ये कैसा होगा? कूल एंड मॉइस्ट, यानी जब इसे बोया जाता है उस वक्त ठंड का मौसम होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिसंबर जैन के मंथ में कई बार बारिशें भी होती हैं। जैसे आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब आपका गेहूं के लिए फेमस है, वीट के लिए फेमस है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के दौरान में यहाँ पर हल्की फुल्की आपको बारिश भी देखने को मिलेगी। तो जो आपका सीजन है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट भी हो जाता है कई बार। तो वो जो थोड़ी बारिश होती है ना, हमारी रबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो यहाँ पर इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो कूल एंड मॉइस्ट है, लेकिन जब इसकी कटाई की जाएगी उस वक्त ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता रहेगी। अगर हम यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए रहती है हमारी वीट के लिए। और यहाँ पर जो सॉइल है वो आपको लूमी सॉइल देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे वीट क्रॉप के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो वीट ग्रोइंग जोन्स हैं भारत के, वो कौन से हैं? जो हमारा गंगा सतलुज प्लेन है ना, उसी एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वीट की खेती की जाती है। या फिर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर आपको वीट की खेती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। या फिर अगर आप डेक्कन वाली साइड चले जाएंगे ना, जहाँ पर ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, वहाँ पर भी आपको कुछ हद तक वीट की खेती देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे गंगा सतलुज प्लेन है, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है भारत का, वहाँ पर ही मेजरली खेती देखने को मिलती है वीट की। अभी आपको इतना पता चल चुका है कि जो आपकी वीट है इसकी प्रोडक्शन आपको गंगा सतलुज प्लेन वाले एरियाज में देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर राज्यों की बात करेंगे तो राज्य आपके कौन से हो जाएंगे मुझे बताइए? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपके राज्य हैं जहाँ पर वीट की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी चीज़ है। आगे हम बात करते हैं मेज़ के बारे में। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मेज़ की बात करें तो मुझे बताइए ये आपकी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है? तो आप कहेंगे ये आपकी क्या है? खरीफ क्रॉप है। लेकिन ध्यान में रखना, भारत के अंदर कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, वहाँ पर मेज़ की खेती की जाती है राबी सीजन के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़, ध्यान में रखना। वैसे मेज़ आपकी क्या है?
एक खरीफ क्रॉप है। अभी अगर हम मेज़ की बात करें तो इसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? यहाँ पर आपको टेम्परेचर चाहिए रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर रेनफॉल आपको चाहिए रहती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। अगर हम यहाँ पर सॉइल की बात करें तो जो हमारा ओल्ड अलूवियल सॉइल है उसके ऊपर खेती जो है मेज़ की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है, तो इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। ध्यान में रखना, मेज़ की खेती के लिए मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता है, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कौन सी सॉइल के अंदर इसकी खेती अच्छे से होती है? ओल्ड अलूवियल सॉइल। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे शुगर केन के बारे में। शुगर केन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसके ऊपर भी प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम शुगर केन की बात करें तो ये आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इसके अलावा अगर हम शुगर केन की बात करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ध्यान में रखना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ेगी अगर शुगर केन की प्रोडक्शन आपको करनी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर रेनफॉल आपको कितनी चाहिए रहेगी? रेनफॉल आपको चाहिए रहेगी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ये आपको अलग अलग सॉइल्स के ऊपर ग्रो होती हुई नजर भी आएगी, लेकिन इसके अंदर मैनुअल लेबर की आवश्यकता रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम शुगर केन की बात करेंगे तो इसके लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है। रेनफॉल की बात करेंगे तो चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर जो शुगर केन है, गन्ना है, कौन से राज्य के अंदर हमें देखने को मिलेगा? एक आपका राज्य आएगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन आपका यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र जहाँ पर गन्ने की खेती देखने को मिलेगी, देन आपका कर्नाटका राज्य, देन तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, या फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुगर केन की खेती जो है काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे शुगर केन के लिए, गन्ने की खेती के लिए। आगे हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। देखिए, जो हमारा कॉटन है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, कॉटन की खेती आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर, आपको देखने को मिलेगी मेजरली गुजरात के अंदर या फिर मध्य प्रदेश के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉटन आपकी क्या है? एक फाइबर क्रॉप है। ध्यान में रखना, जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा वहाँ पर कॉटन की खेती आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है ब्लैक सॉइल वाला, वहाँ पर आपको कॉटन की खेती देखने को मिलती है। अगर हम कॉटन की बात करें, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कॉटन की खेती के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो आपकी रेनफॉल है कम होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है कॉटन की खेती के लिए, और यहाँ पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की आवश्यकता भी रहती है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने कभी देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है तो आपके आइस के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की आवश्यकता रहती है अगर आप कॉटन की खेती करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉटन की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी धूप है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपकी खरीफ क्रॉप है, और यहाँ पर अगर कॉटन की बात करें तो ये क्रॉप आपकी मैच्योर होने में कितना टाइम लेती है? लगभग 6 से 8 महीने का टाइम लेती है। सिंपल सी चीज़ है। कॉटन के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? पहली चीज़, ये आपकी फाइबर क्रॉप है,
जहां पर ब्लैक सॉइल होगा वहां पर कॉटन की क्रॉप देखने को मिलेगी, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन के अंदर। सिंपल चीज़ है। इसके अलावा कॉटन की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। रेनफॉल आपकी लाइट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की आवश्यकता होती है। ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। खरीफ क्रॉप है ये आपकी, और इसे मैच्योर होने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। अगर हम बात करें स्टेट्स के बारे में जहां पर कॉटन आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर, मेजरली तो मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इनके अलावा कर्नाटक राज्य के अंदर कॉटन देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर कॉटन देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कॉटन की खेती की जाती है। लेकिन अगर हम मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर बात होगी महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टी के बारे में। टी की प्रोडक्शन के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए रहता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ध्यान में रखना, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर देखने को मिलेगा। 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल आपको यहाँ पर चाहिए रहती है। और ध्यान में रखना, जहाँ पर भी टी की प्रोडक्शन की जाती है वहाँ की सॉइल के अंदर ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी टी की प्रोडक्शन होगी वहाँ की जो सॉइल रहेगी उसके अंदर ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत के अंदर जो आपका असम राज्य है यहाँ पर टी की प्रोडक्शन होती है, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर होती है, तमिलनाडु राज्य के अंदर होती है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जहाँ पर भी टी की प्रोडक्शन होती है ना, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी आपका पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि असम के अंदर टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस असम राज्य के अंदर आपको देखने को मिलती है। और वहीं पर चाय की खेती भी जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आपकी टी है इसकी प्रोडक्शन के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है। और लेबर किस तरह की होनी चाहिए? स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। ध्यान में रखना, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। देखिए, अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी में सबसे पहले टेम्परेचर कितना चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी को अगर ग्रो करना है तो टेम्परेचर चाहिए रहेगा 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का। रेनफॉल यहाँ पर चाहिए रहेगी 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर आपको लूमी सॉइल देखने को मिलेगा, वेल फर्टाइल लूमी सॉइल। अगर हम कॉफ़ी की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो कॉफ़ी की वैरायटी है अरेबिका, वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ध्यान में रखना, कॉफ़ी की जो वैरायटी है अरेबिका वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भारत के अंदर अरेबिका की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर राज्यों की बात करें, कहाँ पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में आपके केरला राज्य का नंबर आएगा, देन आपके तमिलनाडु राज्य का नंबर यहाँ पर आएगा। सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ पर भी कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है ना, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो कॉफ़ी की जो आपकी क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है, इसके ऊपर भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे जूट के बारे में। देखिए, जो हमारी जूट है इसे सबसे पहले तो हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ध्यान में रखना, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ पर रेनफॉल की आवश्यकता होती है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर जूट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। देन जो आपका बिहार राज्य है वहाँ पर जूट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में आपका असम, देन आपका
आंध्र प्रदेश और उसके बाद में आपके उड़ीसा राज्य का नंबर आता है। सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूट की प्रोडक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ पर आपके फ्लड प्लेन्स होंगे, जहाँ पर आपका सॉइल जो है रीन्यू होता रहता है, जहाँ पर आपका वेल ट्रेन्ड अलुवियल सॉइल होगा। इसी वजह से जो बंगाल का हुगली बेसिन वाला रीजन है ना, वहाँ पर जूट की प्रोडक्शन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा जूट है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ पर रेनफॉल चाहिए रहती है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में। और यहाँ पर जूट की प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। देखिए भारत के अंदर ऑयल सीड्स की भी प्रोडक्शन होती है। मेन कौन से ऑयल सीड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन भारत के अंदर होती है? भारत के अंदर ग्राउंड नट की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी, भारत के अंदर मस्टर्ड की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, आपका जो कोकोनट है, आपका जो सनफ्लावर है, ये सभी आपके क्या हैं? ऑयल सीड्स हैं। इसके अलावा आपके कॉटन सीड्स हो गए, आपके कैस्टर्ड सीड्स हो गए, या फिर आपका तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी आपके ऑयल सीड्स हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि भारत में आधे से ज़्यादा कौन से ऑयल सीड की प्रोडक्शन होती है? ये होती है ग्राउंडनट की। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शंस के अंदर दे दिया जाएगा कि क्या भारत के अंदर ग्राउंडनट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है? बिल्कुल। जितने भी आपके ऑयल सीड्स हैं ना, अगर मिला लिया जाए इन्हें टोटल, तो 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको ग्राउंडनट की देखने को मिलेगी भारत के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ पर 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अगर ऑयल सीड्स के राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑयल सीड्स की जाती है मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर नंबर आता है आपके राजस्थान राज्य का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही बनता है कि ऑयल सीड्स के अंदर भारत कौन से ऑयल सीड की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है? जब वहाँ पर कोकोनट भी आएगा, मस्टर्ड भी आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान में रखना, ग्राउंड नट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। और ग्राउंड नट आपका क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात आती है रबर की। रबर की प्रोडक्शन आपको केरला राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। देन आपका तमिलनाडु राज्य आएगा। उसके अलावा कर्नाटक राज्य के अंदर भी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। देन जो आपकी गारो हिल्स है, यहां पर भी रबर की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। गारो हिल्स जो आपकी मेघालय के अंदर है, यहां पर आपको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए? रबर की प्रोडक्शन के लिए आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता रहती है। यहां पर रेनफॉल चाहिए रहेगी 200 सेंटीमीटर के, और यहां पर टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयरन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन सकता है कि आयरन ओर्स आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं। देखिए एक आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा मैग्नेटाइट, एक आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा हेमेटाइट, एक आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा लाइमोनाइट, एक आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा साइडराइट। अभी सबसे पहला प्रश्न आपका यहां पर बन सकता है कि इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर आपका कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर आपका होगा मैग्नेटाइट। इसके अंदर लगभग 72% तक आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हेमाटाइट ओर की बात करेंगे तो इसके अंदर
50 से 60% या फिर कई बार 60% से ऊपर थोड़ा सा आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलता है। लाइमोनाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर 30 से 40% तक आयरन कंटेंट देखने को मिलेगा, और साइडराइट की बात करेंगे तो इसके अंदर लगभग 48% आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन और आपका कौन सा रहता है, इसके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हम साइडराइट ओर की बात करें ना तो इसका कलर जो है ब्राउन होता है। अगर लाइमोनाइट ओर की बात करूंगा तो इसका कलर येलो होता है। अगर हेमेटाइट ओर की बात करूंगा तो इसका कलर आपको रेड एंड ब्राउन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका साइडराइट है ना, ये आपका मिक्सचर होता है आयरन एंड कार्बन का। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। अभी देखिए, ये चीज तो आपको हो गई यहां पर क्लियर। अभी भारत के अंदर भी आयरन ओर आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट माइंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बेलाडीला माइंस की। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि बेलाडीला माइंस आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपकी बेलाडीला माइंस है, ये आपको देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। सिंपल चीज है। दूसरी चीज, यहां पर बेलाडीला माइंस में जो आपका आयरन ओर है वो कौन सा है, कौन से आयरन ओर के डिपॉजिट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान में रखना, जो आपका हेमाटाइट ओर है उसके डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं बेलाडीला माइंस के अंदर। यहां पर जो आपका वर्ड है बेल, ये आपका रिलेटेड है ऑक से, वहीं से आपका ये वर्ड आया है बेलाडीला माइंस। अभी हेमाटाइट ओर के डिपॉजिट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और यहां पर ये जो आपकी माइन है ना, यहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कहां पर? जापान को, और जो आपका साउथ कोरिया है वहां पर भी आयरन ओर जो है भेजा जाता है। तो ध्यान में रखना, बेलाडीला माइंस में कौन से डिपॉजिट देखने को मिलेंगे? हेमाटाइट ओर के। अभी बेलाडीला माइंस के बारे में आपको पता चल चुका है। जो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है वहां पर आयरन ओर के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर हेमेटाइट ओर के डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कुद्रीमुख माइंस देखने को मिलेंगी। ये भी आपकी आयरन ओर के लिए फेमस है। कुद्रीमुख माइंस आपको देखने को मिलेंगी कर्नाटका राज्य के अंदर, और ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी यहां से आपका जो आयरन है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपकी इंपॉर्टेंट माइन है जिसका नाम है बदम पहाड़ माइंस। ये आपको देखने को मिलेंगी उड़ीसा राज्य के अंदर, और यहां पर भी आपको हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर देखने को मिलता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बेलाडीला माइंस के बारे में पता चल गया, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है वो भी हेमाटाइट ओर के लिए फेमस है। यहां पर जो आपकी बदम पहाड़ माइंस है उड़ीसा के अंदर, ये भी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर के लिए फेमस है। कुद्रीमुख माइंस आपकी कहां पर है? कर्नाटका राज्य के अंदर है, और यहां से 100% आयरन जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भारत का जो पोर्ट है गोवा के अंदर, जिसका नाम है मोरमुगांव पोर्ट, यहां से आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है। ध्यान में रखना, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। आयरन का एक्सपोर्ट कौन से पोर्ट से किया जाता है? आपका जो मोरमुगांव पोर्ट है गोवा के अंदर, वहां से जो आपका आयरन है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहां पर आयरन के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी? सबसे पहले कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन और आपका रहता है वो मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद में जो हेमाटाइट है वो सेकंड नंबर के ऊपर आता है अगर आयरन कंटेंट की बात करेंगे। इसके अलावा बेलाडीला माइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए था, आपको बदम पहाड़ माइंस के बारे में पता होना चाहिए, कुद्रीमुख माइंस के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि भारत के गोवा राज्य के अंदर जो मोरमुगांव पोर्ट है वहां से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कोल के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोल की कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपकी होती है एंथ्रासाइट। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप कोल की होती है बट्यूमिनस। बट्यूमिनस कोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप है लिग्नाइट, और फोर्थ कोल की टाइप होती है पीट।
अभी देखिए यहाँ पर भी वही सेम प्रश्न बनता है कि हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोल आपका कौन सा होता है। हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोल आपका होता है एंथ्रासाइट, जिसके अंदर 80% तक का कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल आपका कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। और यहाँ पर 80% तक कोल का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जब एंथ्रासाइट कोल को जलाया जाता है ना, तो स्मोक भी आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम बिट्यूमिनस कोल की बात करेंगे तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा 60 से 80%। लिग्नाइट में उससे भी कम होता है, पीट में उससे भी कम होता है। अगर हम यहाँ पर पीट की बात करेंगे तो इसके अंदर कार्बन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है। और जब पीट कोल को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्मोक आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल आपका कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा कोल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत के अंदर। भारत के अंदर कोल आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में। झारखंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व्स हैं भारत के। ध्यान में रखना, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस भी हैं जो आपको वेस्ट बंगाल झारखंड के अंदर देखने को मिलेंगी। जैसे जो हमारी झारिया माइंस हैं, जैसे हमारी जो रानीगंज माइंस हैं, ये भी फेमस किसके लिए है, कोल के लिए फेमस है। जैसे हमारा बोकारो है, ये भी किस लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर आप गोदावरी वैली बेल्ट की बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कोल देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा कुछ हमारे कोल के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के अंदर, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। लेकिन ये हमारे कंपैरेटिवली न्यू कोल डिपॉजिट्स हैं, यानी यंगर कोल डिपॉजिट्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो पेट्रोलियम है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम हमें भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, भारत के अंदर ऑयल फील्ड्स हमारी पेट्रोलियम की कहाँ पर है। एक तो आपको देखने को मिलेगा मुंबई हाई, यहाँ पर पेट्रोलियम की ऑयल फील्ड आपको देखने को मिलेगी और भारत की ये रिचेस्ट ऑयल फील्ड है। ध्यान में रखना, अगर भारत की रिचेस्ट ऑयल फील्ड के बारे में पूछा जाए तो वो आपकी कौन सी है, मुंबई हाई है। क्योंकि भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन का मेन हिस्सा है वो मुंबई हाई से ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुजरात के अंदर भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स, ऑयल फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। गुजरात के अंदर आपका जो अंकलेश्वर है, वहां पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, असम आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे। अगर ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें कि सबसे पुराना राज्य भारत का कौन सा है जिसके द्वारा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा असम। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है भारत में, सबसे बड़ी और सबसे रिचेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है, तो वो आपकी है मुंबई हाई। अभी असम के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स देखने को मिलेगी जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। असम के अंदर सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड देखने को मिलती है जिसका नाम है डिग बॉय। इसके अलावा असम में आपको इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड देखने को मिलेगी जिसका नाम है मोरान हुगरीजन। ध्यान में रखना, मोरान हुगरीजन ऑयल फील्ड भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, असम राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नहर काटिया ऑयल फील्ड भी है। इनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका जो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है वो गुजरात राज्य के अंदर है, लेकिन जो आपकी डिगबॉय ऑयल फील्ड है, जो मोरान हुगरीगंज है या फिर नहर काटिया ऑयल फील्ड है, ये आपको असम राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ध्यान में रखना, ऑयल फील्ड जो सबसे रिचेस्ट है इंडिया की, वो कौन सी है, मुंबई हाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है एल्यूमिनियम। अभी देखिए, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ना, ये हमें प्राप्त होता है बॉक्साइट ओर से। इतना तो आप सभी को पता होना ही चाहिए।
अभी बॉक्साइट और से जो हमारा एल्यूमिनियम हमें मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर बॉक्साइट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती है, कौन से राज्य से हमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखना, जो हमारा उड़ीसा राज्य है वहां से हमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर उड़ीसा राज्य के अलावा पूछ लिया जाए कि हमें बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है, तो उड़ीसा के अलावा हमें बॉक्साइट मिलेगा गुजरात राज्य से, और गुजरात के बाद में मिलेगा झारखंड राज्य से। ध्यान में रखना, कई बार हमें ऐसा ही लगता है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस एरिया से ही हमें सारे मिनरल जो है मिल जाएंगे, लेकिन अगर बॉक्साइट की बात करते हैं ना, तो यहां पर उड़ीसा आपका सबसे आगे है, लेकिन जो आपका गुजरात राज्य है यहां पर भी बॉक्साइट ओर के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका रहेगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट आपका कहां पर है, गुजरात राज्य में है। कांडला पोर्ट को क्यों बनाया गया था, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो हमारा पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, उन्हें यहां पर रिसीव किया जाता है कांडला पोर्ट के द्वारा। ध्यान में रखना, इसके अलावा जो हमारा मुंबई पोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये एक नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट है हमारे इंडिया का। मुंबई पोर्ट के बाद में आपका आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ये जो आपका पोर्ट है ना, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। अगर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अगर बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मुंबई पोर्ट है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा पोर्ट है जो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री से रिसीव करता है और इसी वजह से उसे बनाया गया था, तो ये आपका कौन सा रहेगा, कांडला पोर्ट रहेगा। इतना आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी इसके बाद में आपका आता है मोरमुगांव पोर्ट, जो आपका कहां पर है, ये है आपका गोवा राज्य के अंदर। अभी ये आपका क्यों फेमस है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है इसी पोर्ट के द्वारा, और ये आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को। ध्यान में रखना, आपका जो मोरमुगांव पोर्ट है गोवा के अंदर, वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से ये पोर्ट आपका काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका एक मैंगलोर पोर्ट है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कर्नाटका राज्य के अंदर। यहां से भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है किया जाता है। आयरन ओर के अलावा जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, कर्नाटका के अंदर कॉफी होती है, टी होती है, वुड पल्प है, उसे यहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है मैंगलोर पोर्ट के द्वारा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात आती है कोची पोर्ट की। अभी जो आपका कोची पोर्ट है ना, इसे कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ध्यान में रखना, अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कौन से पोर्ट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके कोची पोर्ट को। आगे हम बात करेंगे कोलकाता पोर्ट के बारे में। देखिए, जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, इसे डेवलप किया गया था हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना पोर्ट है। इसके अलावा जो आपका कोलकाता पोर्ट है ना, ये आपका एक रिवराइन पोर्ट है। अगर आप बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर अंदर की तरफ आएंगे तो हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो आपका कोलकाता पोर्ट है, किस तरह का पोर्ट है, एक रिवराइन पोर्ट है। ध्यान में रखना। इसके अलावा जो हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की बात कर लीजिए, उनके पास में कोस्टल बाउंड्री नहीं है। इसी वजह से उन्हें पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम भी कोलकाता पोर्ट के द्वारा ही
किया जाता है। सिंपल चीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा आता है पैराद्वीप पोर्ट, जो आपको कटक के पास में देखने को मिलेगा। आपका जो महानदी डेल्टा है वहां पर पैराद्वीप पोर्ट आपको देखने को मिलता है। अभी पैराद्वीप पोर्ट की खासियत क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखना, आपका जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है उसके लिए पैराद्वीप पोर्ट आपका काफी ज्यादा फेमस है। और अगर डीपेस्ट हार्बर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कहां पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा पैराद्वीप पोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डीपेस्ट हार्बर के बारे में पूछा जा सकता है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पैराद्वीप पोर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पैराद्वीप पोर्ट के अलावा आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम पोर्ट। आपका जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी यहां का जो आपका हार्बर है ना वो लैंडलॉक्ड है। देखिए, अगर डीपेस्ट हार्बर के बारे में पूछा जाए देन पैराद्वीप पोर्ट, अगर लैंडलॉक्ड हार्बर के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे चेन्नई पोर्ट के बारे में, तो जो आपका चेन्नई पोर्ट है ना, यहां का जो हार्बर है ये कैसा है? आर्टिफिशियल हार्बर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। आर्टिफिशियल पोर्ट हमारा कौन सा है? आर्टिफिशियल हार्बर हमारा कौन सा है? चेन्नई पोर्ट का है। देखिए, तीन चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अगर डीपेस्ट हार्बर के बारे में पूछा जाए देन पैराद्वीप पोर्ट, अगर लैंडलॉक्ड हार्बर के बारे में पूछा जाए देन आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, अगर आर्टिफिशियल हार्बर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं ना तो वहां का जो सबसे पुराना पोर्ट है वो आपका चेन्नई पोर्ट ही है, क्योंकि इसे डेवलप किया गया था 1859 में। तो ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका एक और पोर्ट है जो आपको तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलेगा, वो है आपका एनोर पोर्ट। इसे बनाया गया था, डेवलप किया गया था ताकि चेन्नई पोर्ट का प्रेशर जो है काफी ज्यादा कम किया जा सके। इसके अलावा आपका एक पोर्ट है जिसका नाम है ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ये भी आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य के अंदर। अभी ये जो आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट है ना, बहुत सारी चीजों के साथ में डील करता है, जैसे आपका कोल हो गया, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, शुगर हो गया, केमिकल्स हो गए, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, उनके साथ में आपका डील करता है ट्यूटिकोरिन पोर्ट। सिंपल चीज है, आपको चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा, वो आपका क्या है? आर्टिफिशियल हार्बर है। और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहां का सबसे पुराना पोर्ट हमारा चेन्नई पोर्ट है। एनोर पोर्ट भी आपको तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलेगा, ट्यूटिकोरिन पोर्ट भी तमिलनाडु राज्य के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट है कौन सी कमोडिटीज के साथ में संबंध रखता है? कोल के साथ में, सॉल्ट के साथ में, फूड ग्रेन्स के साथ में, एडिबल ऑयल्स के साथ में, शुगर के साथ में, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में। अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस था ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। अगली वीडियो के अंदर हम वो टॉपिक्स इंडियन ज्योग्राफी के डिस्कस करेंगे जो फैक्चुअल के साथ में थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक्स भी हैं, जहां पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंडियन ज्योग्राफी की रिवीजन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी सुजेशन है या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, चाहे इंग्लिश का है, चाहे जीएस का है, चाहे मैथ्स का है। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सीडीएस की और 50% ऑफ चल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर लेना 50 पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट देना, तो बिना मॉक टेस्ट दिए कोई भी बच्चा एग्जाम के अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि सीडीएस ओटीए आईएमए का बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी वैलिडिटी सितंबर तक रहेगी। अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं
तो इस सीडीएस एग्जाम के जो बचे हुए दिन हैं उसके लिए भी आप मटेरियल को एंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं और आने वाले सीडीएस की भी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और इन बैचेस के ऊपर भी 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ है, तो इसे एंजॉय करिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एप्लीकेशन का नाम है। अगर कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।